Seedfa Academy. परिचय। अंकिता, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। विल्टेड पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं जब उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है, जिसका मतलब है कि पानी पत्तियों तक ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, हमने ये भी सीखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को पानी की जरूरत होती है। इसी तरह पत्तियों में उत्पादित खाद्य में पौधे के अन्य हिस्सों, तनों, जड़ों, फूल और फलों में भी पहुंच जाता है। इसे पहुंचाने की प्रक्रिया ऊतकों द्वारा की जाती है। हाँ अंकिता, इसी तरह पशुओं में आंत द्वारा अवशोषित भोजन शरीर के सभी भागों के लिए होता है। फेफड़ों में अवशोषित ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। कोशिकाओं में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड उन्मूलन के लिए फेफड़ों में लाई जाती है। एकदम सही माधुरी, ऐसे सभी कार्य परिवहन प्रणाली के परिणाम हैं। तो आओ अपने इस अध्याय में परिवहन प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पौधों और पशुओं की जरूरतों के परिवहन की प्रणाली जानना, अणुओं जैसे के प्रसार की गति के तंत्र का पता लगाना, असमस और सक्रिय परिवहन को समझना, पहुंच के जरिए रक्त की महत्ता को समझना, मानव हृदय की संरचना और कार्य को जानना, रक्त की संरचना को समझना, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं को समझना, प्रमुख रक्त समूह और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समूह के मिलान को समझना, संचार प्रणाली के विकारों का पता लगाना, पौधों में जाइलम और फ्लोएम की संरचना और कार्य का पता लगाना, अणुओं की गतियों के लिए तंत्र, अणुओं की गति कोशिका के अंदर या बाहर उसे संक्रमित करती है। कोशिका झिल्ली चुने हुए पदार्थों का पारगम्य है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ अणुओं के प्रवेश और निकास की ही अनुमति देता है। अणुओं की गति जगह लेता है। प्रसार, असमस और सक्रिय परिवहन। प्रसार कणों या अणुओं की गति है जो एक क्षेत्र से अपनी उच्च एकाग्रता के एक क्षेत्र के लिए कम एकाग्रता को पहुंचाती है। उदाहरणार्थ, श्वसन के दौरान फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी हवा उच्च रक्त नलिकाओं में एकाग्रता से चलती हैं, जो उनमें ऑक्सीजन की कम एकाग्रता के होने पर गतिशील होती हैं। असमस एक गति होती है जिसमें पानी के अणु एक क्षेत्र से ज्यादा पानी के अणुओं के क्षेत्र में कम पानी के अणु वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जब उनको सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है। सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन का अर्थ एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से है, जो कुछ अणुओं जैसे पानी के अणु के माध्यम से गुजारते हैं, लेकिन कुछ अन्य बड़े अणुओं के लिए नहीं। प्रसार या असमस के दौरान कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सक्रिय परिवहन अणुओं की गति होती है जो एकाग्रता ढाल के खिलाफ होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र से जहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उच्च एकाग्रता वाली जगह पर पहुंचाता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव में वहन। अधिकतर पशुओं के शरीर में पदार्थ को रक्त के जरिए एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। इस प्रकार रक्त परिवहन के लिए ऊतक है और पूरे शरीर में पहुंचता है। रक्त पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, हार्मोन्स और बेकार सामग्री को शरीर के एक अंग से दूसरे में पहुंचाता है। संचार प्रणाली में अंग जो रक्त बनाकर पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं, मानव संचार प्रणाली में शामिल होते हैं। केंद्र में स्थित मस्कुलर पंप, जिसे हृदय कहा जाता है, और रक्त वाहिकाएं जो ट्यूब संरचनाओं की तरह हृदय से जोड़ती हैं। रक्त वाहिकाएं
3 प्रकार की होती हैं। धमनियां ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। नसें ये रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाती हैं। केशिका ये धमनी और नस के बीच शिरा होती है। केशिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच सामग्री को आदान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। मानव हृदय संरचना। हृदय एक शक्तिशाली मांसपेशियों का अंग होता है जो सीने के ऊपरी भाग में फेफड़ों के बीच होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 दाएं और बाएं, एट्रिया सिंक कोष्ठ आलिंद भी कहा जाता है इसे, और 2 दाएं और बाएं निलय हैं। हृदय विशेष मांसपेशी कोशिकाओं जिसे हृदय की मांसपेशी फाइबर भी कहते हैं, जो हमेशा चलती है और बिना आराम किए हमेशा चलती रहती है। संकुचन और विश्राम को 2 धड़कनों के बीच के समय को कहा जाता है, जिसमें वाहिकाएं रक्त को पंप करती हैं। हृदय की धड़कन से शरीर के बाकी सभी अंग उचित तरह से वहन का काम करते हैं। 1 मिनट में सामान्य मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। मानव हृदय के कार्य। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, और शुद्ध रक्त में पूर्ण ऑक्सीजन होती है। एक बड़ी नस शिरा नसों के माध्यम से अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के सभी हिस्सों से इकट्ठा करती है और दायां आलिंद को खाली कर देती है। फेफड़ों से एक ही समय में नस में बायां आलिंद ऑक्सीजन से रक्त लाता है। इस समय हृदय के सभी 4 कक्ष आराम कर रहे होते हैं। फिर कोष्ठ और अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से प्रवेश करते हैं और बायां आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में प्रवेश करता है। हृदय के भीतर वाल्व रक्त को वापस बहने से रोकते हैं। अगले निलय काम करते हैं जबकि कोष्ठ आराम करते हैं। रक्त शुद्ध होने के बाद 2 फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से दाएं निलय से फेफड़ों को जाता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पंप होकर बड़ी धमनी में जाता है, जिसे महाधमनी कहते हैं। यह ऑक्सीजनित रक्त शरीर के सभी हिस्सों में वहन करता है। नसें अशुद्ध रक्त हृदय को लाती हैं और धमनियां उन्हें शुद्ध करके हृदय से दूर ले जाती हैं। लेकिन यहाँ 2 अपवाद हैं। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त वहन करती है और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त वहन करती है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में संचालित होता है। यह एक द्रव सा होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा से निर्मित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी या एरिथ्रोसाइटस, ये आकार में गोल और एक लाल रंग की हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाते हैं और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लेते हैं। करीब 5 मिलियन mm³ एरिथ्रोसाइटस रक्त परिसंचारी में होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या ल्यूकोसाइटस, चूंकि ये कोई रंग द्रव नहीं ले जाते, इसलिए इन्हें रंगहीन WBC कहते हैं, जो अनियमित आकार के होते हैं। परिसंचारी खून में 5000 से 7000 mm³ WBC उपलब्ध होते हैं। ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, जो रोगाणु या एंटीबॉडी बनाने वालों को खा जाती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटस, ये कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं
इनमें कोई नाभिक नहीं होता। ये रक्त के थक्का बनने में भाग लेते हैं। रक्त के कार्य। रक्त पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और बेकार सामग्री शरीर की जरूरत के हिसाब से वहन करता है। कुछ दवाएं भी शरीर में रक्त के माध्यम से दी जाती हैं। लसिका। लसिका भी एक संचार तरल पदार्थ है और लसिका वाहिकाओं में बहती हैं। ये हल्के पीले रंग की होती हैं। ये हमेशा ऊतकों में एक ही दिशा से हृदय तक पहुंचती हैं। कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं, जिनमें लसिका होती है और शरीर को संक्रमित होने से बचाती है। लसिका आंत से शरीर के अन्य भागों में पचा वसा वहन करती है। यह प्रोटीन और तरल पदार्थ को ऊतकों से वापस कर देती हैं। रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन के दौरान प्राकुंचन यानी संकुचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रंकुचन दाब लगभग 120 mmHg यानी पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mmHg यानी पारा होता है। रक्तदाब को जिस उपकरण से मापते हैं उसे रक्तदाब मापी यानी स्फाइगोमोमैनोमीटर कहते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहते हैं और इसकी वजह से रक्त के प्रवाह में बड़ा अवरोध हो जाता है और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता। इससे एक धमनी और आंतरिक रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। संचार प्रणाली से संबंधित विकार। हृदयाघात जैसे अन्य अंगों, हृदय को भी भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हृदय को आपूर्ति करने वाली धमनियां मोटी हो जाती हैं या ज्यादा वसायुक्त भोजन की वजह से हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं पर्याप्त धड़कन को हासिल नहीं कर पाती, हृदयाघात तब होता है जब ईसीजी असामान्य हो और इसके उपचार के तरीके हैं। रक्ताल्पता। जब हीमोग्लोबिन स्तर एक दिए गए बिंदु से कम पर आ जाता है तो उस स्थिति को रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और पीला दिखता है, साथ ही सुस्त हो जाता है। आयरन की खुराक लेने से रक्ताल्पता को दूर करने में मदद मिलती है। अधिश्वेत रक्तता। यह एक ब्लड कैंसर है। संकीर्ण हड्डी लाल रक्त कोशिकाओं की कीमत पर अत्यधिक श्वेत रक्त कोशिकाएं बनाती है। उच्च रक्तदाब। इसमें उच्च रक्तदाब की स्थिति होती है जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और थकावट का एहसास होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। उच्च रक्तदाब चिंता करने से भी होता है। पादपों में परिवहन। पानी का परिवहन। पादपों की जड़ों को पानी और खनिज मृदा से हासिल होता है। हमने पहले भी सीखा है कि पानी जड़ों से पत्तियों को ऊतकों, जाइलम और फ्लेम द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ट्रेकीट और वाहिकाओं, जो जाइलम की निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, पानी को जड़ से लेकर मृदा से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। खाद्य सामग्री का परिवहन पादप के अन्य भागों में पत्तियों से पहुंचता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह सामग्री फल, स्टेम या जड़ों में संग्रहित की जा सकती है। जल का परिवहन। पानी और खनिजों को जब ऊंचाई की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ाना होता है तो ऐसा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी वाष्प के रूप में पत्ती की सतह से जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं। इससे जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है। खाद्य और अन्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य सामग्री
शुगर्स और पत्तियों में संश्लेषित अन्य खाद्य अणु परिवहन फ्लोएम के माध्यम से पादप के अन्य भागों में पहुंचते हैं। चलनी ट्यूब फ्लोएम की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन का परिवहन करती हैं। क्रियाकलाप। 2 छोटे बर्तन लीजिए जो लगभग एक आकार के हों और दोनों में समान मात्रा की मृदा डालें। हम एक बर्तन में एक पादप को और दूसरे में समान ऊंचाई की छड़ी को अन्य पादप के साथ सुनिश्चित कर देते हैं। दोनों बर्तनों की मृदा को प्लास्टिक की चादर से ढक देते हैं ताकि उनमें किसी भी तरह की नमी वाष्पीकृत न हो सके। दोनों को ढकने के बाद एक में पादप और दूसरे में छड़ी के साथ पादप रखते हैं और फिर दोनों को आधे घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। पादप वाले बर्तन में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्लास्टिक की चादर के अंदर दिखती हैं। ऐसा पत्तियों के पानी और वाष्पोत्सर्जन की ढुलाई के कारण होता है। क्या आप जानते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष और महिलाओं में भिन्न भिन्न होती है। पुरुषों में इसका सामान्य स्तर 14.5 प्लस और माइनस 2 ग्राम प्रतिशत है। महिलाओं में इसका सामान्य स्तर 12 प्लस और माइनस 2 ग्राम प्रतिशत है। मानव में रक्त हृदय के माध्यम से एक पूरे चक्र में 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण कहते हैं। सिनोआर्टरियल यानी SA नोड छोटी मात्रा में विशिष्ट मांसपेशी कोशिकाओं की दीवार के दाएं कोष्ठ में पाया जाता है जो वीना कावा के निकट खुलता है। ये ऊतक हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है। जब यह कार्य विफल हो जाता है तो रोगी के सीने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी पेसमेकर त्यारोपित किया जाता है ताकि उसके हृदय की धड़कन को संतुलित रखा जा सके। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाओं के अंदर या बाहर अणु की गति प्रसार असमस या सक्रिय परिवहन द्वारा होती है। अधिकतर पशुओं में रक्त का संचार हृदय के माध्यम से होता है और रक्त वाहिकाओं से यह शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। मानव के हृदय में 4 संभाग हैं, 2 ऊपर कक्ष जिन्हें कोष्ठ कहते हैं और 2 नीचे के कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं। केशिकाएं, धमनी और नस के बीच पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। लसिका प्रणाली लसिका वाहिकाओं से बनी होती हैं जो रंगहीन द्रव होता है जिसे लसिका प्रवाह कहा जाता है।